हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से चल रही होगी। कहते हैं ना कि सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो आइए मैं आपको आज बताऊंगा कक्षा 10 फिजिक्स से, जो कि मेन टॉपिक में लेकर आ जाया हूँ, दर्पण सूत्र और आवर्धन। आइए समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल भी आता है। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है। अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल दर्पण के लिए सूत्र कैसे होता है देखिए। इसमें जो है निगमन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि 10 में क्या होता है कि जो सूत्र निर्मित होता है 1/f = 1/b + 1/u, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती है। ये इंटर में आपको सिद्ध करना बताया जाएगा। तो आप ऐसे ही केवल सूत्र समझ लीजिए, जिससे कि जो है आगे आने वाले मतलब 12 में जो आपको खुद सिद्ध करना बताया जाएगा कैसे आता है। तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/b + 1/u। इस तरह से देखिए, जहाँ जो है जहाँ स्मॉल f जो होता है वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और b जो होता है, ये b जो है यह दर्पण से, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और जो u है आपका, इसमें u है अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होता है। उत्तल दर्पण के लिए भी क्या होता है, यही सूत्र होता है। समझ में आया? जैसे अवतल दर्पण ये है, देखिए इस तरह से, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। यही ध्यान देना है आपको। मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, ये ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है। तो देखिए दूरियां जो निकाली जाती है वह ध्रुव P के सापेक्ष दूरी निकाली जाती है। ये जो होता है, ये मान लीजिए वक्ता केंद्र C है, तो इसको हम मानते हैं x अक्ष, x' P x, ये x अक्ष है, और ये y P y'। तो देखिए x' px जो है ये x अक्ष है, तो हम जो दूरी नापते हैं वो p से नापते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं p। तो p ये आपतित किरण की दिशा है, या आपतित किरण की दिशा है, जहाँ से किरणें आती है हमेशा बाईं ओर से आती है। तो इसमें फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि ये तो ध्रुव p है, मतलब यहाँ से दूरी नापी जाती है, तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी नापी जा रही है। इसलिए फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऐसे नोट में लिख लीजिए, विशेष में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक में ली जाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें ली जाती है, ऋणात्मक में ली जाती है।
प्रतिबिंब की लंबाई भी ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब जो बनता है वैसे नीचे बनता है। मान लीजिए कोई वस्तु है इस तरह से, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, इसका प्रतिबिंब इस तरह से बी डैश और ए डैश ऐसे करके बनता है। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि ध्रुव P से नीचे की जो दूरी होती है, नीचे की जो ऊंचाई होती है, ध्रुव P से नीचे की जो ऊंचाई होती है, इसमें नीचे की जो ऊंचाई है ये ऋणात्मक होती है, और मुख्य अक्ष से ऊपर की जो ऊंचाई होती है धनात्मक होती है, नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। तथा प्रतिबिंब की लंबाई भी ऋणात्मक ली, प्रतिबिंब की लंबाई या तो ऊंचाई कर दीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक ली जाती है। देखिए पहला हो गया उत्तर दर्पण के लिए, दूसरा है उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण देखिए इस तरह से उत्तर दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, उत्तर दर्पण। ये M1 है, ये M2 है, ये ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है। तो देखिए इस तरह से अक्ष बन गया, ये x अक्ष है, x डैश P x, ये C है, x है, ये y P y डैश है। तो ध्रुव P से जो आपतित किरण की दिशा में, ये आपतित किरण की दिशा है, तो आपतित किरण की दिशा में जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो यहाँ से P से ये दूरी जो होगा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जो है उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और उत्तर दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वाली जो वस्तु है, यहाँ पर ये ए बी वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब भी जो है ये जो है सीधा बनता है, ए डैश बी डैश सीधा बनता है। इसलिए उत्तर दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई जो है क्या धनात्मक होती है। तो लिख सकते हैं आप सब कि उत्तर दर्पण की फोकस दूरी एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। समझ में आया? इसके बाद इतना तो आप सब नोट कर लीजिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दर्पण सूत्र तो हो गया क्लियर, अब हम बताएंगे आवर्धन क्या होता है। तो इतना आप सब पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आवर्धन के बारे में बताऊंगा। देखिए बच्चों, अब मैं बताऊंगा आपको आवर्धन। दर्पण सूत्र हो गया है, आप समझिए आवर्धन। ये भी कक्षा 10 के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक आवर्धन। आवर्धन जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफिकेशन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। देखिए आवर्धन का डिफिनेशन ये है कि, डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। पता है रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब जिसे आई से नोट करते हैं, आई की ऊंचाई लिख दीजिए सबसे अच्छा, ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई।
जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है इस तरह से, ये अवतल दर्पण है, ये है M1, ये है M2, ये ध्रुव P है। इस तरह से जो है ये मुख्य फोकस F और ये वक्ता केंद्र C है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये है मान लीजिए कोई वस्तु, ये A है ये B है। एक किरण A से जा रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। तो हम जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी किरण है जो वक्ता केंद्र C से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ये दोनों किरणें जहाँ काट रही हैं वहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक का प्रतिबिंब A डैश पे बना। अब A डैश से लंब डाल देंगे, A डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिए तो A डैश B डैश ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। एक किरण है जो कि मुख्य अक्ष की ओर तिर्यक दिशा में आपतित हो रही है। एक किरण आ रही है A बिंदु से जो कि दर्पण पर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित होती है और तिर्यक दिशा में ही इस तरह से परावर्तित हो जा रही है। तो इसलिए ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज लेंगे ABP, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में, A डैश B डैश P में। अब ध्यान दीजिए कि ये जो BP है, ये देखिए अब हमें इसे समरूप दिखाना है, तो ध्यान दीजिए ये जो कोण है, कोण ABP बराबर है कोण A डैश B डैश P के, कोण A डैश B डैश P के। चलिए दीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण है, क्या है समकोण है, 90 डिग्री है ना, इसलिए बराबर है कोण। इसके बाद देखिए और कौन सा कोण, हाँ ये कोण, परावर्तन के नियम से दोनों बराबर है। कोण APB बराबर है कोण BP1, BP1 परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज है उसमें दो कोण अगर आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है AAS पर में से मतलब कोण तीन, मतलब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण समान हैं, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप है, समरूप है। अब जब समरूप है तो समरूप के नियम से, समरूप त्रिभुजों के नियम से, समरूप त्रिभुजों के नियम से, समरूप त्रिभुजों का नियम क्या कहता है कि इनका जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात। तो हमें पहले लेना है प्रतिबिंब की लंबाई, पहले क्या लेना है, क्योंकि देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा है, बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इस त्रिभुज से प्रतिबिंब की ऊंचाई A डैश B डैश है, A डैश B डैश बटे AB बराबर हो जाएगा, अब इसको लेना है BP, मतलब इस पहले इस त्रिभुज का लिए है A डैश B डैश, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तो B डैश P बटे BP। अब हम क्या करेंगे कि मान रखेंगे, अतः m बराबर, इसको m से प्रदर्शित करते हैं, A डैश B डैश, A डैश B डैश को मान लीजिए h, मान लीजिए h डैश, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h डैश है, h डैश बटे वस्तु की ऊंचाई मान लीजिए h है, h बराबर B डैश P, ये B डैश P है, मतलब ध्रुव P से वस्तु की दूरी को हम निगेटिव है, क्योंकि देखिए मुख्य अक्ष, देखिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो P से B मतलब विपरीत दिशा में है इसलिए ऋणात्मक होगी, तो माइनस U हो जाएगी। ऐसे ये जो B डैश P है, B डैश P यहाँ B हो जाएगा, B डैश P क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो B और BP क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी माइनस U, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, ये
मुख अक्ष के निगेटिव दिशा में ना, मुख अक्ष के नीचे की ऊंचाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये ऊपर की ऊंचाई है, नीचे की ऊंचाई, इसलिए ये माइनस एच डैश होगा। तो यम बराबर हो जाएगा, ये माइनस अब इधर आ जाएगा, तो एच डैश माइनस एच डैश एच बराबर, ये माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ से कट गया, माइनस बी अपान यू। तो यही फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन का। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस बी अपान यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।